जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल फोकस द फ्यूचर। आज हमारे साथ हैं दो मेहमान। एक है इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट जनाब शाहबुद्दीन खान साहब और दूसरे हैं हमारे पास बाम सेफ के सिपाही सत्यनारायण सोनी जी। आप दोनों ही का हमारे चैनल पर स्वागत है, इस्तकबाल है। और हम आपसे दलितों के अति पिछड़ाओं के बारे में सवाल करेंगे। सबसे पहला जो सवाल हम सोनी जी से करेंगे। सोनी जी, आपसे पहला सवाल ये है, बोलिए सर। कि आजकल हिंदूवादी संगठन कहते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा ही नहीं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? वो जो बोलते हैं वो पढ़ते नहीं है जी वो पढ़ते नहीं है। पढ़ते तो ये बात बोलते नहीं। जी संविधान लिखा था 2 साल 11 महीना 18 दिन में। जी उसके अंदर में कमेटी बनाई गई थी, जी 13-14 आदमियों की कमेटी बनाई थी। हम्म, उतने वक्त के अंदर में कई तो मर गए, कई छोड़ के भग गए, हम्म, उसमें 1 और 2 बचे थे। हम्म, लास्ट में डॉक्टर अंबेडकर ने हम्म, ये संविधान सौंपा गया था। जी जी आज ही के दिन 26 नवंबर जी जी हाँ, 26 नवंबर 1949 49 को, 50 को दिया था शायद। 49 50 को, और जनवरी को दिया था 50 को। जी जी वो सौंप दिया। लागू जनवरी में हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। जी जी तो वो सौंप दिया था। तो इन लोगों को कुछ नॉलेज तो है नहीं, पढ़ते नहीं है, ये क्या मालूम क्या का क्या बोल देते हैं। तो सर बात ये है कि अगर कोई अपर कास्ट का, वो राव के बारे में बता रहे, क्या नाम राव का, क्या बताया सर, वैसे सा बात बता रहे, तो बोल रहे उन्होंने लिखा तो वो तो अपर कास्ट का, तो फिर आरक्षण क्यों दिया? अपर कास्ट तो आरक्षण के विरोध में है, जी तो आरक्षण कैसे दे दिया? अरे ये मीडिया क्या नहीं कर सकती है, मीडिया क्या नहीं कर सकती है। ये मीडिया धर्मेंद्र को जो है 20 दिन पहले तो मार दिया था, और मृत्यु हुई है कल। जी और ऑपरेशन सिंदूर में लाहौर पहुंच गए थे। ये कौन सी क्या क्या बात बता देते हैं। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को गिरफ्तार भी करवा दिया। हाँ, कर दिया। ये सब कुछ कर सकते हैं। और ट्रम्प को जो है कुछ भी 12 बजा सकते हैं, आंख लाल कर सकते हैं। और आगे में ये चाइना को तो कुछ समझते ही नहीं है, जबकि चाइना हमारी जमीन दाब रही है भारत की, लेकिन इनको कुछ नहीं दिखता है। भक्ति है। और बाम सेब क्या है सर, एक विशेष करके बात बता देता हूँ। बाम सेब वो मेडिकल हॉस्पिटल है जो माइंड का और आंखों का ऑपरेशन होता है। मतलब दिमाग के अंदर में गौतम बुद्ध ने जो है विपස්සना केंद्र जो दिया है, हर बीमारी का इलाज है। तो ये है बच्चों को नॉलेज का और कार सार बार शिक्षित होते हैं। तो इन दलितों पे और के लिए जो संविधान के बारे में जो लिख रहे हैं, ये जो बता रहे हैं, तो ये गलत बकवास कर रहे हैं, इनको नॉलेज नहीं है। जी, सेम क्वेश्चन आपसे है शाहबुद्दीन दरअसल साहब। क्या है कि इनको अच्छी तरह से पता है कि संविधान जो है वो बाबा साहब ने लिखा है ना। और ये आज जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, जी जी ये पिछले 11 साल से तो बाबा साहब को गा रहे हैं, हाँ, जी है ना। हाँ मतलब जो भी हिंदूवादी संगठन है जी वो पिछले 11 साल से बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब गा रहे हैं। हाँ, चरण स्मृत कर रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि इस 11 साल में दलितों के बीच में दलित संगठनों ने बहुत काम किया, जी जिसमें वामन बेसराम जी का बाम सेब भी है, दयाराम। चंद्रशेखर रावण भी है, दयाराम। या दयाराम जी भी है, या बहन मायावती तो कर ही रही थी। हम्म, तो दलितों में जो है एक अधिकार भावना पैदा हुई कि इस देश में जो है हम बराबर के भागीदार हैं, तुम्हारे रहमो करम पे नहीं है। ये जो तुमने हमको बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया है, ये हमें भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार था, चूंकि 5000 साल तक तुमने हमको गुलाम रखा। जी तो वो जो बाबा साहब के वजह से जो दलित समुदाय में चेतना बढ़ी, चेतना जागी, जी जी वो अपने अधिकारों के लिए सजग हुआ, वो सत्ता में भागीदारी मांगने लगा। जी तो इन्होंने सोचा कि इनको मानसिक रूप से डिमोरलाइज किया जाए, है ना। और उसके लिए कोशिश करो कि भाई बाबा साहब इतने ज्ञानी आदमी नहीं थे, संविधान उन्होंने नहीं लिखा, संविधान दत्ता ने लिखा, जबकि पूरा देश जानता है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो संविधान सभा थी, उसने आम राय से, जिस उस संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, के मुंशी भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके बीजेपी की जो पहले वाली पार्टी थी जनसंघ, जनसंघ, है ना,
उसके संस्थापक थे और संघ से निकले हुए थे। तो इन संघ वालों के वो पितृ पुरुष हैं, वो भी उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आम राय से तय हुआ कि बाबा साहब से काबिल आदमी हम में दूसरा नहीं है सही जो है, इस राइट। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर सके। तो जिस संविधान सभा ने आम राय से बाबा साहब को संविधान लिखने की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, और ये बाकी जो 7 मेंबर और थे, बाकी तो एक एक करके कोई भाग गया और कोई ऊपर चला गया। तो पूरा जो संविधान जो फ्रेम किया, जो लिखा, वो बाबा साहब ने लिखा, इसीलिए उनको संविधान निर्माता कहा जाता है। अब जो ये जो दलित विरोधी मानसिकता है ना, जो स्वर्ण अपने आप को कहते हैं कि हम तो भगवान ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए थे और दलित भगवान ब्रह्मा के चरणों से पैदा हुआ था, उनको ये स्वीकार नहीं है कि चरणों से पैदा हुआ आदमी देश का इतना खूबसूरत जो है संविधान लिख सकता है। तो ये बाबा साहब के खिलाफ षड्यंत्र है। पूरे सब जगह पृथ्वी पूरे जीव जंतु है जो जिस एक ही वो है पैदा होने की जगह है, जहां से पैदा होते हैं, माँ के गर्भ से पैदा होते हैं। तो ये अलग अलग पैरों से, कभी पेट से, कभी कंधे से, क्या क्या पैदा करते हैं मुंह से, ये वो अलग बात है। ये तो कहते हैं ना, क्या मालूम कहाँ विषय सर मैं ये बोल रहा था, अपन एक बात बताए, ये बात तो राइट है। कल पे मैं ये कह रहा हूँ, मेरे समाजों में अति पिछड़ा समाज के अंदर में ये टिकट मांगते हैं पार्टी से। ये हमारा अति पिछड़ा समाज तो प्राय कर बीजेपी में, सारी बात है, सोचने की जरूरत नहीं। 90% है, जांगीड़ हो चाहे कुमावत हो, प्रजापति हो, नाई हो, चाहे आपके वो कुमार प्रजापति और ये कुमावत है, ये जितने भी है 90%, 85%, कोई ज्यादा कोई कम, ये सब बीजेपी को ही देते हैं। और ये बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, तो उनको मालूम है कि हमें वोट तो हमको मिल ही रहा है, जी जो हमें जरूरत कितनी है जो इनको टिकट देने की। अरे ये जो है बार बार अपनी अपनी दर्द जो ले लेकर के जाते हैं, अरे कुछ रूसना भी नहीं जानते, रोना भी नहीं जानते। ये तो मेन मुद्दा तो ये है, इनको ये समझना चाहिए कि हम लोगों को, कुछ व्यक्तियों को आगे बढ़ा के कोई काम किया जाए। मेन इस वक्त सर सबसे बड़ी समस्या ये है कि टिकट टाकट से कुछ आनी जानी नहीं है। अभी हाल चाहिए, नोटबंदी के बाद में हालात हो गए खराब, रोजी रोटी में रिक्शा चला रहे हैं, वो तो मेहनत कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, कोई गलत नहीं है। ईवी ये वो क्या बोलते हैं, मोटरसाइकिल, ओला, ये जितने भी जो चला रहे हैं, कोई सब्जी बना बेच रहा है, कोई पकौड़ी, लेकिन जो बेचारे पहले कर रहे थे सब्जी पकौड़ी वगैरह, उनका तो कोई करने का मतलब, उनका धंधा और बंद हो रहा है। रहा सर दलित का, दलित बेचारा सदियों से परेशान है, उनको सदियों से ठगा गया है, तो वो तो आज भी बेलदारी करके, चिन्ना उठा, खाई खोदना और सड़के पे जाना, वैसे करके 1800 रुपए 500-600 ला करके अपनी रोजी है। लेकिन ये समाज घर में बैठ के कारीगरी करते थे, इनको ये काम भी नहीं आता है बेलदारी का और का। जब ये कई लोग मेरे को मिलते हैं, मैं यार कौन सी बिरादरी का, बोले साहब मैं जांगीड़ समाज का हूँ, बड़ी अच्छी कुछ पढ़ाई तो बोले मैं 12वीं तक कर लिया हूँ। तुम आगे जॉब, बोले जॉब है ही नहीं। तो वो क्या हुआ जॉब का, बोले जॉब तो जितना भी जो है नौकरियां तो जो है SC ST वाले खा रहे हैं। अरे बाप रे, मेरा हो गया माथा दिमाग खराब, वो SC ST, अरे तो उनको तो जो है सर 12% राजस्थान में 12% ST को दिया और 16% शेड्यूल कास्ट को दिया सर। और OBC को तो आज तक गिनती नहीं, कुत्ता और सुअर की गिनती होती है भारत में, OBC की तो गिनती नहीं है। और हमारा देश का आदरणीय प्रधानमंत्री कह रहा है मैं गिनवा दूंगा, लेकिन बोलता है सब कुछ देने को, तो सब कुछ नौकरियां दे देता है, इसके पास कोई कमी नहीं है, भंडार है, ये बोल बोल के सबको दे दिया। तो इसका तो महिमा ही अलग है, कोई बात नहीं। तो ये इतने है, कहां से लेगा? जब 28% हुए, 16 और 12 28, तो 28 के अंदर में बचा 72, तो 72 कौन खा रहा है? मिशन 72 भी चला था एक बार कि हम है ना SC ST से जो है, आज जैसे मुसलमानों के ऊपर में मुसलमानों पर वो वार हो रहा है ना, मुसलमान ये है मुसलमान ये है, वैसे SC ST के ऊपर में वार होता था। मिशन 72 बना लिया था, अब वो मिशन 72 को खत्म कर दिया, अब मुसलमानों पे लग गया मिशन, उनको मिशन वालों को तो हिंदू बना रहे हैं।
इनको कह रहे जहाँ मंदिरों में नहीं जाने देते थे उनको थे हिंदू। और हम तो हमेशा ही सेवा करते रहे। नाई अब बाल काटने का काम था, उसका माड़ी का सब्जी बेचने का था, सारा इस ढंग का सुनार का काम, जेवर बनाने का और का। हम उस वक्त कोई मजदूरी वगैरह में थोड़ा ही चलते थे। नाक छेदने का काम स्पेशलिस्ट होता था, वो शुभ भी माना जाता था। सुनार नाक और कान के बारे में इतना जानता है कि रग को जानता है। जो मशीनों से और से छेदने वाले हैं वो बेचारे, वो भी गरीब आदमी छेदो, लेकिन सोने और चांदी की बाली से ही नाक और कान ये छेदे जाते हैं। इन लोगों को नॉलेज है नहीं कोई चीज को। और जेवर किस वक्त सस्ता था सर? जब आपके बाप और दादा जो थे उस वक्त जेवर सस्ता था। रत्ती दो रत्ती खोट मिलती थी। जब से व्यापारियों के हाथ में आया है, खोट भी आ गया है और महंगाई भी आ गई है। इन देश को जो है ना अभी भी नहीं समझेंगे ना तो कब समझे? देश को बर्बाद करने वाले हम ही लोग हैं जो हम समझ नहीं रहे हैं वोट कहां देना चाहिए। नहीं, अभी देखा जाए ना तो आप जिस बाम सेब से आते हैं हाँ जी। वो दलित, पिछड़ा और आदिवासी की बात करता है, नहीं, सबके करता है। सबकी करता है, लेकिन अधिकतर आप दलितों के लीडर के तौर पर अगर मैं आपसे सवाल करूं जी। तो इनकी देश में जो आबादी है वो बहुसंख्यक दलित, पिछड़ा और आदिवासी ही है, लेकिन फिर भी इनकी भागीदारी राजनीति में और विधायकी में, जैसे कि सांसद का चुनाव, विधानसभा के चुनाव में या किसी भी बड़े पद के ऊपर इनको बिठाया नहीं जाता है, इनसे थोड़ी दूरी बना ली जाती है। ऐसा क्यों? साहब ये बिठा देंगे, किसी को भी बिठा सकते हैं, ये राष्ट्रपति तक बना देंगे, लेकिन रखेंगे नीचे ही, अंगूठे के नीचे ही, अंगूठे के नीचे रखेंगे। जब वर्मा जी के पुष्कर के ऊपर में जो राष्ट्रपति गया था तो उसको सीढ़ियां से वापस भेजना पड़ा। जगन्नाथपुरी वाले मंदिर से भी उसको वही धुलाई किया। अरे यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, वो जब सरकार में था, अखिलेश यादव जब सरकार से था तो उसका पूरा का पूरा वो गंगा जल से धुलाई करके किया था। तो मुख्यमंत्री भवन की बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री भवन की बात कर रहा हूँ। अब रहा आप जो एक बात पूछ रहे हैं, इनको अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है, मतलब ये चीज का तो अधिकार ये कैसे मिलेगा भाई? जो चीज बिना मांगे ही दे रहे हैं। हम तो जो है हमारे बाप को बाप नहीं मानते। और पहले इसका मैं प्रूफ देता हूं। हमारे पिताजी कहेंगे बेटा ये काम कर, ये कर, पूजा पाठ है आज, वो जो है ये बात कर, किसी का नावण वगैरह का कोई काम करना है, बच्चे का जो है नाम रखना है, तो अगर हम ये कहे बापूजी आप ही रख दो ना नाम, जरूरत कितनी है, काहे को क्यों पंडित को बुला रहे हो? अरे बोले नहीं, बुला लो। हम जो है यही कहेंगे पंडित को बुलाओ, पंडित को बुलाओ, चाहे बाप हो चाहे बेटा हो कोई भी हो। तो जब पंडित नाम लिखेगा तो हमारा देश तो पूरे देश के अंदर में नींव भी पंडित जी रखेंगे, सब कुछ वही रखेंगे, तो हम कहाँ बात मान रहे हैं? जब टिकट भी कहाँ है, पंडित जी देंगे तो टिकट ले लो, नहीं तो नहीं देंगे। जब पंडित जी को मानेगा वो दूर भग रहा है, वोट नहीं देगा, जब हो सकता है कुछ ना कुछ कोई चीज का कोषाध्यक्ष बना देंगे कि पैसे लेके आओ तुम, किसी को कुछ और बना देंगे या गली का कुत्ता बना देंगे, कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा, इसमें अति पिछड़ा वर्ग कहाँ पर आपको नजर आता है इस राजनीति के अंदर? कुछ भी नहीं है, जीरो बेटा है, कुछ भी नहीं है। 37% करीबन 36% के आसपास है अति पिछड़ा। मतलब किस वक्त? 1952 की जनगणना से आज की तारीख में जो हाथ से काम करने वाले, ओबीसी में तो 1952 में 52% थे, 1931 में। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी की राजनीति में पिछड़ा दलित का क्या योगदान है? सिर्फ एक वोट बैंक बन के रह गया है या वो किसी काम में आता है? मैं बताता हूं आपको। बताओ, आप बताओ। दरअसल क्या है कि बीजेपी अच्छी तरह से जानती थी कि दलित जो है उसको आसानी से भ्रमित नहीं किया जा सकता है जी। तो उन्होंने टारगेट किया छोटे छोटे अति पिछड़ा वर्ग की कम्युनिटियों को जी, और उनको खड़ा किया मुसलमानों के खिलाफ जी। जबकि अति पिछड़ा वर्ग के कोई भी अधिकार मुसलमानों ने नहीं छीने, क्योंकि मुसलमान तो वैसे हाशिए पे था। मुसलमान जो है वो तो हाशिए पे ही था। तो लेकिन अति पिछड़ा वर्ग के जहन में ये भरा कि तुम्हारे पिछड़ेपन का कारण मुसलमान है, तुम्हारा रोजगार मुसलमान छीन रहा है, तुम आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हो, मुसलमानों की वजह से कमजोर हो रहे हो। तो एक नफरत की बुनियाद पे अति पिछड़ा वर्ग का एक ऐसा वर्ग उन्होंने खड़ा कर दिया
जो था तो शूद्र, अति पिछड़ा वर्ग भी शूद्र है, हाँ, है ही शूद्र। वो मनुस्मृति के हिसाब से वो भी पेड़ से ही पैदा हुआ है दलित शूद्र नहीं है सर, मैं बता दूं, दलित है अछूत। है ना। तो वो मतलब अति पिछड़ा वर्ग में सुपेरिटिव कॉम्प्लेक्स पैदा किया कि तुम जो है वो अछूत से ऊपर हो। तो अपने सुपेरिटिव कॉम्प्लेक्स से जो है वो अपने अधिकारों के लिए तो वो लड़ा नहीं, और वो मुसलमान से लड़ रहा है। आज भी आप मतलब भ्रमित वर्ग से अगर पूछो कि भाई पेट्रोल 120 हो जाएगा, फिर 200 हो जाएगा, तो करा 200 नहीं 400 हो जाए कोई बात नहीं है, मुसलमानों की चूड़ी टाइट होनी चाहिए, है ना। तो वो मुसलमानों की चूड़ी टाइट होने के चक्कर उसको उनको मालूम नहीं है, मैं इधर कई बार ऊपर लीजिए। बोलता हूँ, हाँ हाँ इधर उनको ये मालूम नहीं है सर जी। कि मुसलमानों पे तीर है, निशाना तो हमारे ऊपर में है। ओके हकीकत में ये है कि चूड़ी उनकी टाइट नहीं हो रही है, चूड़ी हमारी टाइट हो रही है। क्या हमारे जो है अधिकार, ये महंगाई क्या हालात हो गए, ये समझ ही नहीं पा रहे। क्यों गलत है क्या सर? बिल्कुल सही कह रहा। तो अब इस देश में अगर मान लीजिए भारत को विकसित राष्ट्र बनना है, विश्व गुरु बनना है, तो देखिए इस देश के जो बुनियादी तौर पर जो बहुसंख्यक मूल निवासी जिसको आप कहिए, हाँ जी, मूल निवासी है ना, वो मूल निवासी दलित है, आदिवासी है, अति पिछड़ा है, और 95% मुसलमान यहीं से कन्वर्ट हुआ है ना। वो न कोई वो वहां से अरब से आया है, न कोई तजाकिस्तान से आया है, न कोई उज्बेकिस्तान से आया है। वो तो यही केस है, डीएनए मिल रहा है, डीएनए मिल रहा है। मुगल तो 15,000 की खोज लेके आया था बाबर तो, जबकि ये तथ्य साइंटिफिक वे से साबित हो चुका है कि आर्य जो है वो विदेशी मूल से आया है। और आर्य कौन है? वो जो सो कॉल अपर कास्ट, तो सो कॉल अपर कास्ट जो खुद विदेशी है और अल्पसंख्यक है तादाद के हिसाब से, उन्होंने सबसे पहले तो मुसलमान को विदेशी घोषित किया, और दलित पिछड़ा और अति पिछड़ा को मुसलमान के खिलाफ खड़ा किया। तो इस देश को अगर बनने के लिए, तो इसको जो है दलित को, पिछड़े को, अति पिछड़े को, अल्पसंख्यक को सामाजिक रूप से एक होना पड़ेगा, राजनीतिक रूप से एक होना पड़ेगा, और सांस्कृतिक संबंध सुधारने पड़ेंगे। बाकी सोनी जी बताएंगे आपको। नहीं जी जी, सांस्कृतिक भी सुधारना पड़ेगा, और सबकी भागीदारी, ओबीसी की जब तक भागीदारी गिनती नहीं होगी इस देश के अंदर में, मैंने बोल दिया सब जानवर तो तक की गिनती है, लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं होगी, किसी ने नहीं करी। 1931 के अंदर में गिनती हुई थी ब्रिटिश काल में, उसके बाद के अंदर में गिनती नहीं हुई। क्यों? ये गिनती जानबूझ के करा नहीं रहे, बेईमानी करने का इनका होलसेल व्यापार बना रखा है ना, बेईमानी करने का। अगर इनको ये पता चल गया कौन भागीदारी में सबसे ज्यादा है, बोलते हैं ना सबका मालिक एक है तो सबका दुश्मन भी एक है, पता लगाओ कौन है। तो ये गिनती नहीं करवा रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं, कुछ और बात कर रहे हैं। हमें उस बात से नहीं है, नौकरियां तो है भी नहीं, न देने वाले। नौकरियों के बजाय तो हमें तो कहते हैं घंटा बजाओ, घंटा खाली मंदिर बनाना है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मेरे को नॉलेज नहीं है इस बात के अंदर में, हमारे एक विवाद चलता रहता है। हमें ये तो मालूम है कि मंदिर जो है, हमारे मंदिर बड़े बड़े कई महात्माओं के कई एकड़ के अंदर में जगह पड़ी है रोकी, बाबा और मोडाओं ने कई ने जगह रोक रखी है। तो वो सब बेजा कब्जा, प्राय कर जो है बेजा कब्जा रहती है। मंदिर जब हम बढ़ाते हैं ना, सार्वजनिक चंदा होता है, कोई राजा महाराजा का जैसे कोई जगह दे दिया तो वो सार्वजनिक, उसके बाद में जो है उसका अधिकार पंडित जी का होता है। तो मैं एक पूछ रहा हूँ, मेरे को नॉलेज नहीं है, जो आपके जो मस्जिद है, दरगाह और मस्जिद में शायद फर्क होगा मेरे हिसाब से, तो बताना। तो मस्जिद क्या है, क्या आपका ये कब्जा करके किया हुआ है, या वो कानूनी तौर पे पूरा काम पक्का है, या क्या है वो, उसके बारे में बताओ सर। देखिए साहब, जो है वो मस्जिद बनाने के लिए, हाँ, या तो वो जमीन खरीदी हुई हो, है ना, और अगर कोई मान लीजिए कि कोई मान लो राजा महाराजा अगर मान लीजिए मस्जिद बनाने के लिए देता है, तो वो लीगल तरीके से दी हुई हो। कब्जा किए हुए पर, अतिक्रमण किए हुए पे मस्जिद बन ही नहीं सकती है। और अगर वो बन गई है तो उसमें नमाज नहीं होगी, है ना। मस्जिद का जब तक टाइटल क्लियर नहीं होगा ना कि ईमानदारी के पैसे से नहीं खरीदी है, और नहीं, इसमें ये बात निकल के आई थी जैसे उत्तर प्रदेश से लेकर और गुजरात बिहार में जो मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है,
वो मस्जिदें बनी हुई हैं रजवाड़ों के टाइम की, जब भारत में राजाओं का शासन था या मुगलों का शासन था या ब्रिटिश शासन था। ठीक है। अब वो क्या करते हैं, जैसे कि ये मस्जिद किसी रोड पे मस्जिद आ गई, तो वो रोड पे कैसे है, क्योंकि आपने रोड निकाल दिया उसके बीच में से, निकाल दिया। आप उस रोड को डाइवर्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपने उस रोड को निकाला मस्जिद के रास्ते से, ताकि मस्जिद को रोड में बोला जाए, और कानून के मुताबिक संशोधन करके उसका एक हिस्सा या पूरी मस्जिद या आधा हिस्सा उसका गिरा दिया जाए। ऐसा भी कुछ चलता है, कई जगह मुझे देखने को मिला है, मेरे पास कई जगह शिकायत भी आई है, और लेकिन उस चीज को एक प्रोपेगेंडा के तहत लोगों के सामने पेश किया जाता है। नहीं, ये बात तो ये आप जो बता रहे हैं ये बात तो सही है कि बिना जब तक पूरा काम कागज कंप्लीट कोई नहीं बात नहीं होना चाहिए वहां उसके अंदर में उसके बिना नमाज नहीं पढ़ी जाती है। और दरगाह के बारे में, जो दरगाह जगह जगह है उसके बारे में बताओ। दरगाह के लिए भी जो है वो बाकायदा किसी बुजुर्ग की कब्र अगर दफन करते हैं तो वो जमीन जो है या तो किसी मुस्लिम की हो या किसी मुस्लिम ने खरीदी हो या कोई राजा या महाराजा बाकायदा दान दे जिसका सबूत हो, है ना। दरगाह भी अतिक्रमण करके नहीं बनाई जा सकती। लेकिन सर मैं तो एक बात बताऊं, मैं कई जगह देखा हूं, कई रोड के ऊपर कोई साइड में दरगाह कब्जा किया वो भी है, वो गलत है। इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन है, मैं ये जैसे हमारे जो है ना रोड के ऊपर में छोटी छोटी जगह पे मंदिर खड़ा कर देते हैं, उसपे कोई पुजारी नहीं है, लेकिन उसमें पैसे वगैरह डाल देते हैं। चांदपोल से छोटे ऊपर से चांदपोल पे कितने मंदिर है और कई प्रकार के है, तो ये तो हो जाता है। ये तो क्या है, जो लोग बेरोजगार हैं वो अपना कोई ना कोई एक रोजी रोटी का साधन बना लेते हैं, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं है। और वो हटा भी जाएगी तो उसमें कई लोग खड़े हो जाएंगे कि इसको हटाओ, उसका विरोध कोई नहीं करेगा। जो इलीगल है वो इलीगल है। मुसलमान जो है वो भारत के संविधान के हिसाब से चलता है। ठीक बात। और संविधान के हिसाब से अगर कानूनी दायरे में कोई चीज आती है तो उसके लिए तो वो खुद भी एग्री है। तो सही है। बस हाँ बिल्कुल, मुसलमान मतलब दरगाह या मस्जिद अतिक्रमण करके नहीं बनाया जा सकता। हाँ इस्लाम के। ठीक है। तो सोनी जी, आपसे आखिरी सवाल मैं ये बोलूंगा, आप अपने समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के माहौल के हिसाब से? भाई मैं तो एक ही बात कहता हूं, अगर इस वक्त भाईचारा सबसे बड़ा है, भाईचारा का जो गुलदस्ता ले और आप लोगों को हकीकत में ये किसी का मोमेंट जो बना रहे हैं ना, किसी का दुश्मनी के लिए, किसी जाति के लिए, और जैसे सिखों पे 84 पे किया तो किसी को टारगेट करते हैं, पहले दलितों के ऊपर टारगेट किया, आज ये मुसलमानों पे टारगेट है। समय चला जाएगा, समय एक जैसा नहीं आएगा। आप लोगों की रोजी रोटी मुसलमान आपसे खा रहे हैं 20%। सुनारों को बोल रहा हूं मैं इस वक्त, और सुनार कई कॉलोनियों के अंदर में, मुसलमानों की कॉलोनी में दुकानें कर रखे हैं जेवर पे, जो सबसे बड़ा जो है वो 2 रुपए कमा रहे हैं। और मैं जब एक ही बात कहता हूं कि अगर कोई जुलूस निकले, मैं कहता हूं डंके की चोट पे कोई जुलूस निकले मुसलमानों का, तो बेधड़क अपनी दुकान खोल के बैठ जाना, कुछ नहीं होना है, उग्रवाद नहीं होगा और कोई नहीं होगा। और कभी मेरे अपना जो है हिंदुत्व का अगर जुलूस निकले तो दुकान बंद कर लेना और उनके साथ निकलना ना, जय श्री राम करना भैया, बचना है तो। आपका आखिरी मैसेज समाज को? समाज यही है कि हम इस देश के नागरिक हैं जी, हम सब आपस में भाई हैं, है ना। और सृष्टि का रचयिता एक ही है, उसका नाम आप कुछ भी कर लीजिए, है ना। वो एक ही ईश्वर से हम सब पैदा हुए हैं, ना। तो हमको मिलजुल के रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए। हम एक दूसरे के सुख में दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहें, तभी ये देश तरक्की करेगा, तभी ये समाज तरक्की करेगा। भाईचारे का तोड़ कोई नहीं है। बहुत ऊंची बात। भाईचारा का कोई तोड़ नहीं है। जब हमको भाईचारे के साथ ही रहना है तो दिल साफ करके रहे, हम सब आपस में भाई हैं, सब एक ईश्वर के जो है वो छोटी सी बात जी। मैं जयपुर में रहता हूं और मैं कोई काम नहीं है सामाजिक, यही क्रांति कर रहा हूं कि बच्चों को कह रहा हूं जगो अब है। इस वक्त इन्हें किसी के कहने पे मत आओ, गलत अपना सोचो, पहले जानो बाद में मानो, गौतम बुद्ध ने कहा था।
और मैं तो अपने धंधा पानी भी है, बच्चे जो है, बच्चों को एक ही बात कहा, ईमानदारी से धंधा करना। किसी का भी हॉल मार्किंग का काम करते हैं, कल्याण आभूषण के नाम से पट्टी खुरा पे अपने शोरूम खोल रखे हैं। इनको एक ही बात कर रखा है, बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और आप लोग जानते हैं मेरे तो ज्यादा कर जो है 70% मुस्लिम की ग्राहकी है। हम तो खुश है इस बात से, और हम तो दुआ करते हैं कि तुम लोग ज्यादा कमाओगे ना तो हमारे पास आओगे, पूरा देश ज्यादा कमाएगा तो हमारे पास आएगा। सही बात। ये थे हमारे साथ शहाबुद्दीन खान साहब, एचडीपीआई राजस्थान के, नहीं, हाँ बोल दो। शहाबुद्दीन खान साहब प्रोफेसर, इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट और अति पिछड़ा वर्ग बामसेफ के सिपाही सत्यनारायण सोनी जी। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।